इसमें हम बात करेंगे साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। साहब, हम ज़ाहिर है हम इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं, खुश भी हैं कि अब मज़ीद जुल्म और बर्बरियत नहीं ढाया जाएगा गज़ा के अवाम पर, फ़लस्तीनी अवाम पर, लेकिन हम साथ साथ 47,000 शहदा का भी तस्करा कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, कौन कौन सी ग्लोबल फोर्सेस हैं जिनका अहम किरदार रहा यहाँ तक पहुँचाने में इस माहदे को? जी, सबसे पहले तो ग्लोबल जहाँ तक किरदार की बात है उसमें तो यकीनन अमेरिका पेश है, क्योंकि अमेरिका की तायीद और मदद के बगैर तो इसराइल ये सब कुछ नहीं कर सकता था। और जब और उन्होंने इसराइल की पोजीशन को सपोर्ट भी किया शुरू दिन से। चलिए, हम समझ सकते हैं 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हुआ उसमें शायद मिसकैलकुलेशन कहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ, एक जेनोसाइड किस्म की तहरीक चली इसराइल की जानिब से, उसको तो दुनिया भर में कहीं भी कंडोन नहीं किया गया। यहाँ तक कि ICJ ने भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसको जेनोसाइड करार दिया। तो अमेरिका सर फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और उनकी हिमा पे या उनकी सपोर्ट के साथ ही ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखिए तो उनके यही थे कि हमास को ख़त्म करना है, हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है और गज़ा को डीपॉपुलेट करना है। और गो के इसराइल को इन ऑब्जेक्टिव्स में कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि हमास बहरहाल मौजूद है। ठीक है, उनकी अस्करी जो कुव्वत है वो डेसिमेट किसी हद तक हुई है, लेकिन बहरहाल एक तहरीक जो है हक़ खुद इरादियत की, उसको इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहरीकें तो दिल में बसती हैं और उसके लिए अगर आप कुर्बानी का जज्बा रखते हैं तो ये तहरीकें ख़त्म नहीं होती। तो अब देखना आगे ये है, क्योंकि ये तो एक पहला दूसरा फेज़ है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हॉस्टेज जो प्रिजनर्स की डील हुई थी और सीज फायर उस वक्त भी हुआ था कुछ हफ्तों के लिए। अब देखना ये है कि आगे किस तरह मामला चलते हैं और इसका असर इसराइल की हुकूमत पे क्या होता है, ख़ास तौर पर बिन नेतन्याहू। मिसाल के तौर पे जो बिन गवर हैं, जो अल्ट्रा राइटिस्ट लोग हैं, ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, जो कोalition गवर्नमेंट है उसका क्या फ्यूचर होता है। तो अभी काफ़ी डायनामिक्स हैं, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद क्या होता है वो भी एक देखनी है सूरत हाल। तो बहरहाल अफसोस तो इस बात का है कि जो एक फ़लस्तीन की जद्दोजहद का मामला था वो कुछ सालों की मेरे ख्याल में पीछे आगे चला गया है, क्योंकि जो कुव्वत एक लिहाज से पिछले 10-15 सालों में इज्तिमाई तौर पर हमास ने या इस्लामिक जिहाद ने इकट्ठी की थी, या हिजबुल्लाह भी एक डिटेरेंस के तौर पे काम कर रहा था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और अब दोबारा 7 अक्टूबर 2023 से पहले की जो सूरत हाल थी, वो मोमेंटम गेन करना, वो स्ट्रेंथ वापस लाना, वो एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि सीरिया भी अब हाथ से निकल गया है ईरान के। और इसी तरह अगर आप देखें तो लेबनान में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं तमाम। अब्दुल बासित साहब, समझने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी इसको एक्सरसाइज का इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जिसमें 1 साल से ज़्यादा लग गया, लेकिन इजराइल ने इसमें क्या गेन किया, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू जिस तरह हुआ, पूरा साल लगा जिसमें उन्होंने और मुल्कों पे भी हमले करना शुरू कर दिए। व्हाट हैव दे गेन्ड आउट ऑफ दिस? They have gained two things primarily. एक तो जो ईरान का इस इलाके में असर रसूख था वो खत्म हुआ, क्योंकि उनको एक मेजर जो थ्रेट था वो हिजबुल्लाह से था, और हिजबुल्लाह शाम तक पहुंचा हुआ। तो एक बहुत बड़ा गेन इसराइल का हम देखते हैं कि जो ईरान का वेस्ट एशिया में एक असर रसूख था वो बिल्कुल खत्म हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर ही रह गए। अब दूसरा, अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं तो ईरान अब अगला निशाना है, क्योंकि सीरिया देखिए वो भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं जिस तरीके से वहां तब्दीलियां आई हैं तो ये अनइमेजिनेबल थी अबाउट अ ईयर और 2 years ago। रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, ईरान का इन्फ्लुएंस वहां खत्म हुआ। तो इस लिहाज से इसराइल को एक कामयाबी तो मिली है। और फिर आप अगला टारगेट अगर ईरान है, ईरान पे प्रेशर बिल्ड होगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो ये दो बुनियादी मेरे ख्याल में हमको कामयाबियां मिली हैं जिसपे इसराइल शुड बी सेटिस्फाइड कि चलिए जी 10 साल अब यूएस किस तरह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे चलता है, क्योंकि भी हाल ही में जिनेवा में यूरोपियन यूनियन की, कुछ ममालिक की और ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे। अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक प्रेशर में आता है, क्या वो कंसीड करता है अपने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में, क्योंकि वो एक
एक इरिटेंट और एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो लेकिन अच्छा। ईरान बहुत वीक हो गया है इस वक्त, और ये इसराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, जिस हद तक इजराइल आगे बढ़ा और मतलब पूरा काबिज़ी हो गया, कत्लेआम है, हम लाखों ज़ख्मियों की बात कर रहे हैं, हज़ारों शहदा की बात कर रहे हैं। इस सीज़ फायर माहदे की बहुत सारी शक़ें हैं, बहुत सारे मराहिल हैं, जिसमें एक मरहला ये भी है कि गज़ा के अवामी मकामात से इजराइली अफवाज का इनखला होगा। आपको लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जहाँ एक जगह घुस गए हैं, जहाँ बैठ गए हैं, जहाँ सेटलमेंट्स कायम कर लिए हैं, वहाँ से इस तरह से इनखला अब हो पाएगा? निकल पाएंगे, वापस आएंगे? देखिए, जहां तक नदरन गजा का ताल्लुक है, शुमाली गजा का, वहां मैं नहीं देख रहा कि इसराइल मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर सकेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी काफी मरहाइल हैं। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उसको भी वहां से भी अपनी रिड्यूस करना, अभी बहुत से इसके मुश्किल इशू। अभी देखिए ना, टेंटेस हॉस्टेजेस जो आते हैं उनके नाम तो ऑब्वियसली शेयर किए गए होंगे और किए भी हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं, क्या हैं, फिर किस तरह ये डील आगे बढ़ती है। और एक दूसरा स्टेज, जैसे मैंने पहले कहा, अभी इसकी और भी स्टेजेस आने हैं। मैं नहीं समझता कि बिन नेतन्याहू इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं कि परमानेंट सीज फायर इस तरह हो, क्योंकि 2026 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उससे पहले तक मुझे लगता है कि शायद ये सीज फायर तो चलिए किसी हद तक कायम हो जाए, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज हुआ है इससे, या फिर उनका सियासी नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें देखिए जो सियासी फायदा ये टेम्पररी है, लेकिन लोग आप इसराइल के अंदर भी क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपने इतना जेनोसाइड किया, इतना जो हॉस्टेजेस थे खास तौर पे उनको आपने 1.5 साल तक वहां रखा। ये तो पहले भी डील आप कर सकते थे जो आपने नहीं की। और इसराइल के खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक फेज आया था हिजबुल्ला के, जब उनके हसन नसरुल्लाह को जब शहीद किया था इन्होंने, तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी टॉप पे थी। इस्माइल हानिया को जब शहीद किया गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें एक लिहाज से डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है। और क्योंकि बिन नेतन्याहू इज नॉट रियली पॉपुलर, और जब 2026 में इलेक्शंस होंगे तो हम देखेंगे, लेकिन बिन नेतन्याहू का बहरहाल अब दोबारा वज़ीर आज़म बना मुझे तो कम अज़ कम मुश्किल लगता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब फॉर स्पीकिंग विद अस।